हमारे गांव में एक डरावना किस्सा मशहूर था। अकाल के समय एक आदमखोर भालू पहाड़ से उतरकर लोगों को चावल देता है। वो चावल लोगों की गिनती के हिसाब से देता है। घर में जितने लोग उतनी मुट्ठी चावल। हमारे घर में जब राशन खत्म हुए 5 दिन हो चुके थे तो एक दिन दरवाजे पर भी कुछ मुट्ठी चावल पड़े मिले। मेरी दादी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, माथा टेकने लगी, आंखों में आंसू भर आए। फिर घबराते हुए टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में चावल धोने लगी और मुड़कर उसे खिचड़ी बनाने ले जाने लगी। तभी मैंने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। ये चावल नहीं खा सकते, ये उस आदमखोर भालू के चावल है। इसका चावल खाने की कीमत अपने शरीर के मांस से चुकानी पड़ती है। जब मैं 7 साल का था उस साल भयंकर अकाल पड़ा था। राशन खत्म होने के 5वें दिन की शाम हमारे दरवाजे पर 5 मुट्ठी सफेद चमकते चावल पड़े थे। मैं अभी दूसरे गांव से उधार अनाज लाकर नहीं लौटा था। दादी ने चावल धोए, चम्मच से आधा चम्मच खिचड़ी उठाई, फूंक फूंक कर ठंडी की और धीरे धीरे मुंह में डालने लगी। तभी उन्हें शक हुआ, अरे ये ठीक नहीं लग रहा। परसों जब मैं दूसरे गाँव गई थी तो सीता चाची कह रही थी कि उनके गाँव में तो बीज के लिए रखा चावल भी पकाकर खा लिया गया है। फिर इतना अच्छा नया चावल हमें कौन दे सकता है, और ठीक 5 मुट्ठी ही क्यों। तभी मेरे दादाजी वापस आए। घर में घुसते ही उन्होंने पानी के घड़े से लोटा भरकर पानी पिया। हांफते हुए जब सांस संभली तो चूल्हे पर रखी खिचड़ी देखी। ये चावल कहाँ से आया, दादी बोली। आंगन के बाहर पत्थर पर पड़ा मिला, पता नहीं कौन रख गया। बिना किसी बर्तन के ऐसे ही सजा हुआ। दादाजी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने लौटा रखा और घबराकर पूछने लगे, जब तुम बाहर गई थी तब ये नहीं था, ये किसी डिब्बे में था या ऐसे ही पड़ा था। दादी बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कोई इंसान भी नहीं दिखा, न कोई डिब्बा, बस ऐसे ही रखा था। दादाजी गुस्से में बोले, तुमने बिना किसी को देखे उठा लिया। फिर खुद ही बुदबुदाए, कोई भला आदमी नहीं, ये हमारे पूरे परिवार का मांस खरीदने आया है। दादी घबरा गई, ये कैसे हो सकता है कि ये आदमखोर भालू का चावल हो। दादाजी बोले, तुम भूल गई क्या, 30 साल पहले भी अकाल पड़ा था, तब उसी भालू ने यही तरीका अपनाया था। लोगों के दरवाजे पर चावल बिखेर देता था और भूखे लोग उसे उठा लेते थे। जिसने भी उसका चावल उठाया वो रात को उसके घर आता था और जब इंसान को खाने आता तो उसी इंसान की आवाज में दरवाजा खटखटाता था। तुम्हारे मायके के गाँव में कितने लोग उसने जिंदा खा लिए थे, सब भूल गए। मैंने कहा, पिताजी कहीं ये किसी रिश्तेदार ने तो मदद में नहीं भेजा। दादाजी बोले, रिश्तेदार, आज मैं 3 गाँव घूम कर आया हूँ। रामू काका के घर के बच्चे भूख से मरने वाले हैं। भोला कसाई के घर में तो दरवाजे तक उबाल कर खा लिए गए हैं। ऐसे हाल में कौन हमें इतना अच्छा चावल देगा, और फिर हमारे घर में 5 लोग हैं। ये बात उस आदमखोर भालू के अलावा कौन जानता है। दादाजी बोले, वो चावल सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं बल्कि शरीर के मांस के हिसाब से देता है। दादी कांपते हुए बोली, मैंने 4 बड़ी मुट्ठी और एक छोटी मुट्ठी उठाई थी। अब समझ आया, ये मांस के हिसाब से था। दादी रोने लगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये चावल नहीं उठाना चाहिए था। तभी किसी ने बताया, मैंने उसे देखा है, बहुत लंबा, दीवार से भी ऊंचा, कोयले से भी काला और गाँव की मोटी सुअर जैसा भारी। चलता ऐसे था जैसे बूढ़ी औरत छोटे छोटे कदमों से चलती है। दादाजी बोले, वो वापस आ गया है और हमें अभी तक नहीं भूला। फिर उन्होंने कहा, मैं जाकर पड़ोसियों से पूछ कर आता हूँ। जब लौटूंगा तो 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा और 3 बार खांसूंगा। अगर इसमें जरा भी फर्क हो तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो जिसको खा जाता है उसकी आवाज भी नकल कर लेता है। सर्दी के मौसम में अचानक घना कोहरा छा गया, जो अच्छा संकेत नहीं था। दादी चूल्हे के पास बैठी कांप रही थी। माँ मुझे अंदर ले गई, बिस्तर के नीचे से आधी सड़ी रोटी निकालकर मुझे दी। फिर दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर दिया और पीछे से लकड़ी अड्डा दी। मैंने पूछा, दादी क्या वो सच में आएगा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस तहखाने की तरफ देखती रही। तभी तहखाने से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आई। कुछ देर बाद कोहरा और घना हो गया, हवा में सड़ांत की बदबू फैलने लगी। दादी बाहर गई, सूंघते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये उसी आदमखोर भालू की गंध है, वो पास ही है। मैं डर के मारे माँ के पीछे छिप गया। तभी दरवाजे के बाहर अचानक सरसराहट की आवाज आई। कौन है। मेरी दादी दरवाजे के पीछे झुककर धीरे से बाहर झांकने लगी। उसे सिर्फ कीचड़ से सने नंगे पैर दिखाई दिए। कौन है, बाहर से आवाज आई। अरे लाला राम भैया, मैं हूँ, कुछ काम था। दादी बोली, क्या काम है। बाहर से फिर आवाज आई, भाभी सुना है तुम्हारे घर में चावल है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा दे दो, एक मुट्ठी ही सही। दादी ने तुरंत झूठ बोला, कहाँ का चावल, तुमने गलत सुना है, हमारे घर में तो कब का अनाज खत्म हो चुका, अभी जो बना था वो तो बस घास की खिचड़ी थी, अगर चाहिए तो एक कटोरी दे दूं। बाहर से आवाज अचानक बदल गई, भाभी मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमखोर भालू तुम्हारे दरवाजे पर चावल बिखेर गया था। फिर धमकी दी, अगर तुमने चावल नहीं दिया तो मैं उसी भालू को बुलाकर तुम सबको खिला दूंगा। दादी गुस्से में बोली, हरामखोर, दूर हो जाए यहाँ से। बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो भाभी, जल्दी खोलो, नहीं तो भालू आ जाएगा। दादी सच में दरवाजा खोलने ही वाली थी, हाथ में गोबर वाली फावड़ी लेकर उसे मारने निकलने ही वाली थी। तभी हाँ दूर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। भालू भालू आ गया। दरवाजे के बाहर की आवाज और हंसी अचानक बंद हो गई। फिर भागते कदमों की आवाज आई, जैसे कोई गोली की दिशा में भाग गया हो। दादी के हाथ से फावड़ी गिर गई। मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। दादी ने तुरंत मुझे चुप कराया। चुप हो जा, अगर भालू ने सुन लिया तो सीधा यहीं आ जाएगा। दादाजी बोले, ये आवाज ठाकुर साहब के घर की लग रही है, गाँव में बंदूक सिर्फ उनके पास ही है, पता नहीं वो भालू को रोक पाएंगे या नहीं। तभी दूर से चीख सुनाई दी, बचाओ, भालू इंसान खा रहा है। और फिर आवाज अचानक बंद। दादी मुझे गोद में लेकर बैठ गई। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। मेरे आंसू पहुंचते वक्त भी हाथ स्थिर नहीं थे। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखें बाहर टिकी हुई, हाथ में फावड़ी कसकर पकड़ी हुई, उंगलियां सफेद पड़ गई थी। तहखाने से ठक ठक की आवाज तेज हो गई। पापा भी बाहर का सब कुछ सुन चुके थे। दादी बोली, मनोज घबराना मत, भालू गोली की आवाज की तरफ चला गया है, थोड़ा और रुक जाओ। इतने में दादाजी वापस आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला वो तेजी से अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और पीछे से फिर से अड्डा दिया। उनके कंधे पर टोकरी थी, हाथ में बांस का डिब्बा, पूरा शरीर पसीने और कीचड़ से भरा हुआ, लग रहा था जैसे रास्ते में गिर पड़े हो। माँ ने पूछा, आप ठीक हैं? दादाजी बोले,
मैं श्यामलाल, गोपाल और कालू अंधे के घर गया था। सिर्फ गोपाल के घर में कोई बचा है, बाकी वो आगे नहीं बोल पाए, लेकिन उनकी आंखों ने सब बता दिया। माँ ने घबरा कर पूछा और श्यामलाल, दादाजी ने भारी आवाज में कहा। उसका दरवाजा आधा खुला था, मैं अंदर गया, वहाँ खून फैला हुआ था और भालू के बाल पड़े थे। उसके बच्चे के छोटे जूते दरवाजे पर लटक रहे थे। वो शायद अब नहीं रहा। अभी जो तुम लोगों ने उसकी आवाज सुनी थी वो असली श्यामलाल नहीं था। भालू उसे खाकर उसकी आवाज में बोल रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बस थोड़ा सा फर्क होता और हम भी दरवाजा खोल देते। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं फिर से रोने लगा। दादी ने कहा, रो मत गुड्डू, अगर भालू ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दादाजी बोले, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये बारूद मुझे राकेश के पिता ने दिया है। उन्होंने कहा, भालू को आग और बारूद से डर लगता है। उन्होंने कहा है कि आज रात हम पहाड़ी पर बने पुराने कब्रिस्तान में छिप जाएं। वो जगह सुनसान है, शायद भालू हमें वहाँ न ढूंढ पाए। दादी डरते हुए बोली, वो जगह तो बहुत डरावनी है, वहाँ सड़ांत और अंधेरा रहता है, क्या वहाँ छिपना सही रहेगा? दादाजी बोले, अब डरने का समय नहीं है, हमने उसका चावल खा लिया है, अब हमारे शरीर पर उसकी गंध लग गई है। घर में छिपे रहेंगे तो वो ढूंढ ही लेगा। कब्रिस्तान में शायद कुछ समय मिल जाए, सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। चलो अभी निकलते हैं। माँ ने मुझे कपड़े की पट्टी से अपनी पीठ पर बांध लिया। पापा लकड़ी का डंडा लेकर दादाजी के पीछे चलने लगे। दादी सबसे पीछे फावड़ी लेकर चल रही थी। घर से निकलने से पहले दादाजी ने एक बार खाली घर की तरफ देखा, फिर दिल कड़ा करके दिया बुझा दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर घना कोहरा था। मशाल की रोशनी भी बस 2 से 3 कदम तक ही दिख रही थी। हवा में सड़ांत और खून की गंध मिली हुई थी। मैं माँ की पीठ से चिपक गया। डर के मारे सिर भी नहीं उठा पा रहा था। बस कदमों की आवाज और दूर से आती चीखें सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद माँ किसी चीज से ठोकर खाकर लड़खड़ा गई। हमने मशाल नीचे की। जमीन पर एक छोटा सा शव पड़ा था। वो रामलाल काका के छोटे बेटे का था, जो कुछ दिन पहले तक मेरे साथ खेलता था। उसके शरीर का सारा मांस नोचा जा चुका था, साफ था। ये उसी आदमखोर भालू का काम था। माँ ने तुरंत मेरी आंखें ढक ली, लेकिन उससे पहले ही मैंने उस बच्चे का चेहरा देख लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए, नाक भर आई। मैंने अपना चेहरा माँ की गर्दन में छुपा लिया। हाय पाप है ये, अकाल में वैसे ही जीना मुश्किल है, ऊपर से ये जानवर और तबाही मचा रहा है। चलो जल्दी। रास्ते में हमें और भी कई लाशें दिखी, कुछ बूढ़ों की, कुछ जवानों की, कुछ को तो उस आदमखोर भालू ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। उस हरामजादे को जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं उसे मारकर बदला लूंगा। पापा गुस्से में बोले। दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। चलो तेज चलो। कोहरा और घना हो गया था। मशाल की रोशनी कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे ताकि कोई बिछड़ न जाए। तभी दूर से कदमों की आवाज आई, साथ में भारी भारी सांसों की आवाज। दादाजी फुसफुसाए, बुरा हुआ, वो भालू है, जल्दी छिप जाओ, आवाज मत करना। हम सब घास के ढेर के पीछे छिप गए। माँ ने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया। पापा ने कुल्हाड़ी पकड़ ली। मैंने भी चुपचाप बारूद वाला बांस खोल लिया। कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। हवा में सड़ांत इतनी तेज थी कि मुझे खांसी आने लगी। घास के ढेर की दरार से मैंने देखा एक विशाल काला साया एक घर से बाहर निकला। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले चावल डालते समय देखा था। हम सब ने सांस रोक ली। वो भालू रास्ते पर आया, नाक से सूंघने लगा। अंधेरे में उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थी। तभी दूर से आवाज आई, भालू इधर है, सब लोग जल्दी आओ। भालू उस आवाज की तरफ मुड़ा, हल्की गुर्राहट की और जल्दी ही खेतों में गायब हो गया। हम सब ने राहत की सांस ली। माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। पीठ पूरी पसीने से भीग गई थी। दादाजी बोले, जल्दी, जब तक वो दूसरी तरफ गया है हम पहाड़ की तरफ निकलते हैं। हम गांव के रास्ते से पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। तेज हवा में मशाल की लौ टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। कई बार बुझने के करीब आ गई। मैं आगे आगे चल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता। डर था कि अगर मशाल बुझ गई तो हम अंधेरे में खो जाएंगे। कुछ दूर चलते ही पापा लड़खड़ा गए। क्या हुआ, चल सकते हो? हाँ, बस थोड़ा दर्द है, संभाल लूंगा। दादाजी बोले, रुकना मत, भालू कभी भी पीछे आ सकता है और अगर खून गिरा तो वो सूंघ कर हमें ढूंढ लेगा। पापा ने जल्दी से अपनी टांग कसकर बांधी। तभी पीछे से घसीटने की आवाज आई और साथ में वही भारी सांसें। वो आ गया, भागो, पहाड़ की तरफ भागो, पीछे मत देखना। हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से आवाजें और करीब आती जा रही थी। मैं माँ की पीठ पर था और साफ साफ भालू के कदमों की आवाज सुन सकता था, हर कदम हमारे और करीब। तभी पहाड़ के मुहाने पर हल्की आग की रोशनी दिखी। अरे लालाराम काका, तुम लोग हो क्या? जल्दी आओ। हाँ, हम ही हैं। रामू भैया, जल्दी मदद करो, पीछे भालू लगा हुआ है। आग की रोशनी में राकेश के पिता रामू भैया और राकेश दौड़ते हुए आए। दोनों के हाथ में मशाल थी और रामू भैया के कंधे पर बंदूक थी। रामू भैया बोले, डरो मत, मैंने यहाँ राल पेड़ का तेल डाल रखा है, वो जानवर आग से डरता है। उन्होंने मशाल जमीन पर फेंकी और तुरंत आग की लपटें उठ गईं। कोहरा लाल रंग में चमकने लगा। भालू आग के पास आकर रुक गया, गुर्राने लगा, अपने पंजों से जमीन खुरचने लगा, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। हम जल्दी से रामू भैया के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, पुरानी कब्रें आगे पहाड़ी के नीचे हैं। मैंने 3 कब्रें खोल दी हैं, जल्दी अंदर जाकर छिप जाओ। हम पहाड़ पर चढ़े। कुछ ही कदम बाद चट्टान में बने गोल गोल छेद दिखाई दिए। कब्र का मुंह मुश्किल से बाल्टी जितना था। अंदर गहरा अंधेरा और भयानक सड़ांत। जल्दी अंदर जाओ, अंदर जगह छोटी है पर छिपने के लिए ठीक है। मैं जैसे ही अंदर घुसा, मेरा हाथ किसी चीज से टकराया। माँ, यहाँ हड्डियां हैं। माँ बोली, डर मत, ये पहले से दफन लोगों की हड्डियां हैं। मैं तुरंत पीछे हट गया और अंदर और सिमट गया। माँ भी अंदर आ गई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। पापा और राकेश पास वाली कब्र में घुस गए। दादाजी और रामू भैया बाहर खड़े होकर मशाल लिए नीचे देख रहे थे। दादाजी बोले, वो जानवर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, बहुत खतरनाक है। पहले भी जब गांव वालों ने उसे गोली मारी थी तो वो 3 दिन तक गांव के बाहर घात लगाकर बैठा रहा था। अगर वो यहाँ आया तो बारूद जलाकर उसकी तरफ फेंक देना। तभी बाहर से आवाज आई, भालू भाग गया, मैंने उसे भगा दिया, सब बाहर आ जाओ। दादाजी तुरंत बोले, कुछ गड़बड़ है, इतना खतरनाक भालू इतनी आसानी से नहीं भागेगा, ये जाल भी हो सकता है, थोड़ा और इंतजार करो। रामू भैया बोले, और वो लल्लन
सावधान, वो आदमी ठीक नहीं है, पहले भी गाँव वालों को तंग करता था, अभी बुला रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर से फिर आवाज आई, कहाँ छिपे हो तुम लोग, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं भालू को यहीं बुला दूंगा। दादाजी बोले, मैं जाकर देखता हूँ, तुम लोग यहीं रहो, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम लोग पहाड़ के पीछे भाग जाना। रामू भैया बोले, मैं भी साथ चलता हूँ, 2 लोग रहेंगे तो संभाल लेंगे। राकेश, तू यहीं रहकर सबका ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ हो तो बारूद जला देना। दादाजी और रामू भैया मशाल लेकर पहाड़ से नीचे उतर गए। आग की रोशनी धीरे धीरे घने कोहरे में गायब हो गई। हम कब्र के अंदर इंतजार करते रहे। हर एक पल जैसे बहुत लंबा लग रहा था, बस अपने दिल की धड़कन और बाहर से आती आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक नीचे से आवाज आई, अरे हरामजादे, तू इंसान होकर उस जानवर का साथ दे रहा है। फिर दूसरी आवाज, मत जाओ, ये जाल हो सकता है। माँ घबरा कर बोली, तुम्हारे पापा खतरे में हैं। तभी नीचे से भयानक आवाज आई, भालू की गुर्राहट और किसी आदमी की दर्द भरी चीख, बचाओ भालू, पास मत आ, मैंने तेरे लिए लोग ढूंढे हैं, मुझे मत खा। कुछ देर बाद दादाजी और रामू भैया एक दूसरे को सहारा देकर वापस लौटे। रामू भैया के हाथ से खून बह रहा था। पापा आप ठीक हैं? हाँ, बस लल्लन ने काट दिया, कुछ नहीं हुआ। दादाजी बोले, वो हरामी अपनी जान बचाने के लिए भालू से सौदा कर रहा था, हमें उसके हवाले करना चाहता था, लेकिन अंत में खुद ही उसका शिकार बन गया। भालू घायल हो गया है, अभी शायद पीछा नहीं करेगा, लेकिन वो यहीं कहीं नीचे छिपकर बैठा है। आज रात हमें यहीं कब्र में रहना होगा। हम वापस कब्र में घुस गए। माँ ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। अंदर सड़ांत की बदबू और तेज हो गई थी, लेकिन अब मुझे उससे शिकायत नहीं थी, क्योंकि भालू के मुंह में जाने से तो ये बेहतर था। रात का दूसरा पहर, कोहरा जमकर ओस बन गया था, कब्र की दीवारों पर चिपक गया था। ठंड इतनी थी कि हड्डियां दर्द करने लगी। माँ ने अपनी फटी पुरानी जैकेट उतारकर मुझे ओढ़ा दी, खुद सिर्फ पतले कपड़ों में कांपती रही। पास वाली कब्र में पापा कराह रहे थे, शायद उनके पैर का घाव फिर से दर्द कर रहा था। दादाजी और रामू भैया बाहर पहरा दे रहे थे। मशाल कब की बुझ चुकी थी, बस 2 जलती लकड़ियां धुआं दे रही थी। रामू भैया बोले, क्या लगता है वो भालू सुबह तक यहीं रहेगा? दादाजी बोले, कह नहीं सकते, हमारे शरीर पर उसकी गंध लग चुकी है, अगर सुबह तक भी छिपे रहे तो वो फिर भी हमें ढूंढ सकता है। अचानक दूर से घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। हम सब सतर्क हो गए। मैंने बारूद वाला बांस पकड़ लिया। रामू भैया ने बंदूक कसकर पकड़ ली। चांदनी में एक परछाई दिखाई दी, वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। मैंने दरार से देखा, वो गोपाल काका थे, पूरा शरीर खून से लथपथ, एक हाथ अजीब तरीके से लटक रहा था। काका आप जिंदा हैं? उन्होंने हाँफते हुए कहा, हाँ अभी जिंदा हूँ। वो भालू नीचे बहुत सारा चावल जमा कर रहा है और इंसानों की आवाज में लोगों को बुला रहा है। गाँव में कोई बचा है? पता नहीं, मैं तो गोदाम में छिपा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने रामलाल काका के बेटे को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, फिर उसके घर के सामने चावल बिखेर दिया। अगले शिकार का इंतजार करने के लिए उन्होंने अपनी जेब से चावल निकाला, वही चावल जो हमारे दरवाजे पर मिला था। उसने मुझे भी दिया था, कहा मेरे मांस के बदले ये ले लो। मैंने नहीं उठाया तो वो अंदर घुस आया और मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचा। रामू भैया गुस्से में बोले, ये कमीना अभी भी वही चाल चल रहा है। गोपाल काका बोले, लेकिन अब उसे नहीं पता कि मैंने गोदाम में तेल गिरा दिया है, बस उसके अंदर जाने का इंतजार था। इतने में नीचे से जोरदार धमाका हुआ, फिर भालू की दर्दनाक चीख और आग की आवाज। कोहरे में आग की लपटें उठने लगी। भालू की चीख धीरे धीरे कम होती गई। गोपाल काका बोले, वहाँ मेरे बच्चे की लाश भी है और बारूद भी लगाया था, अगर वो मरेगा नहीं तो कम से कम बुरी तरह जल जाएगा। दादाजी ने कहा, गोपाल तुमने हम सबकी जान बचाई है। गोपाल काका ने हल्की मुस्कान दी, मैं तो बस गाँव वालों का बदला लेना चाहता था। इतना कहकर उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया, उनकी सांसें रुक गईं, उनके शरीर पर कोई हिस्सा सही नहीं बचा था। इतनी चोटों के बाद वो बच ही नहीं सकते थे। दादाजी धीरे से बोले, सबकी किस्मत खराब है, अगर ये अकाल और ये भालू नहीं होता तो हम इस हालत में नहीं होते। भालू की चीख बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में उसकी बदबू और तेज हो गई थी। दादाजी बोले, वो अभी जिंदा है और बहुत पास है। तभी पहाड़ के रास्ते से घसीटने की आवाज आई और एक जानी पहचानी आवाज, अरे गुड्डू मैं हूँ, तेरी दादी, बाहर आजा, मैं तेरे लिए चावल लाई हूँ। मैं एकदम जम गया। वो आवाज बिल्कुल मेरी दादी जैसी थी। दादाजी फुसफुसाए, मत सुनना, वो भालू मेरी आवाज की नकल कर रहा है। बाहर से फिर आवाज आई, गुड्डू जल्दी बाहर आ, अगर तू नहीं आया तो भालू मुझे खा जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रहा था, बस माँ की गर्दन कसकर पकड़ ली। भालू अब गोपाल काका के खून की गंध पकड़कर यहाँ तक आ चुका था। हम सब और सिमट गए। माँ ने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया, कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। मैंने दरार से बाहर देखा और उसी पल अंधेरे में से भालू की परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया था, खून तक ठंडा पड़ गया। उस आदमखोर भालू के मुंह में गोपाल काका की पत्नी की लाश दबाई हुई थी, उसके पंजों से खून टपक रहा था। इतनी भयानक आग के बाद भी बस उसकी खाल और टांग ही थोड़ी जली थी। वो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। भालू ने लाश को जमीन पर फेंक दिया, फिर झुककर गोपाल काका की लाश को सूंघने लगा। अचानक उसने सिर उठाया, उसकी हरी चमकती आंखें सीधे हमारी कब्र की तरफ टिक गईं। गोपाल काका कुछ देर पहले हमारी कब्र के पास आए थे, उनके शरीर पर हमारी गंध लग गई थी और अब भालू हमें ढूंढ चुका था। बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो, मेरा चावल खाया है, अब अपना मांस दे दो। मेरे हाथ में बारूद का डिब्बा था, लेकिन डर के मारे हाथ कांप रहे थे। दादाजी बोले, उसकी आंखों पर निशाना लगाओ। भालू 2 कदम आगे बढ़ा और अचानक जोर से झपटा। उसने पास की कब्र को अपने पंजे से तोड़ दिया। ईंटें चूर चूर हो गईं, हड्डियां लुढ़कने लगी। रामू भैया ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। गोली बस उसके कान को छूकर निकल गई। बारूद उसके पैरों के पास फट गया। चिंगारियां उसकी खाल पर लगी, लेकिन उसने पंजे से तुरंत आग बुझा दी। दादाजी चिल्लाए, भागो, जल्दी भागो। तभी भालू ने झपट्टा मारा और पापा के कंधे को आर पार छेद दिया, उन्हें उठा लिया। गुड्डू जिंदा रहना पापा। भालू ने एक ही झटके में पापा की बांह अपने मुंह में दबा ली। माँ चिल्लाई, हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने मशाल भालू पर फेंकी, आग भड़क उठी। भालू ने पापा का शरीर छोड़ दिया और हमारी तरफ मुड़ने लगा। दादाजी चिल्लाए, अगर अब नहीं भागे तो सब मर जाएंगे। माँ ने
मुझे पकड़कर खींचा। हम सब गहरे जंगल की तरफ भागने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, भालू आग में तड़प रहा था, लेकिन उसकी हरी आंखें अब भी हमारी तरफ घूर रही थीं। उसकी दहाड़ में दर्द भी था और भयानक गुस्सा भी। पापा की लाश कब्र के पास पड़ी थी, आधा शरीर पूरी तरह नोचा जा चुका था। माँ ने कहा, पीछे मत देख, जिंदा रहोगे तभी बदला ले पाओगे। हम गहरे जंगल में भागते रहे। कोहरा और ठंड और बढ़ गई थी। माँ एक हाथ से मुझे पकड़े थी, दूसरे हाथ से दादी को संभाले हुए। हम सब लड़खड़ाते हुए दादाजी और राकेश के साथ भाग रहे थे। अचानक दादाजी एक झाड़ी के पीछे मुड़े। वहाँ एक संकरी खाई थी, हम उसमें घुस गए। उन्होंने पीछे देखा, कोहरे में वो जला हुआ काला साया हमारे और करीब आ रहा था। राकेश सबसे पीछे था, हाथ में बंदूक कसकर पकड़े हुए। वो बार बार पीछे निशाना लगाता, लेकिन गोली नहीं चला रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। आगे एक गुफा है, अंदर जाएंगे तो शायद बच जाए। हम बेलों को हटाकर अंदर घुसे, लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। भालू ने बेलों को फाड़ दिया और गुफा के मुहाने पर खड़ा हो गया। उसकी हरी आंखें गुफा के अंदर घूमने लगी और फिर सीधे दादाजी पर टिक गई। दादाजी बोले, अंदर जाओ, शायद कोई दूसरा रास्ता हो। तभी गुफा के अंदर गहराई में दो हरी चमकती आंखें दिखाई दी। एक छोटा भालू, शायद उसका बच्चा, अंधेरे से बाहर निकला। दादाजी बोले, हम उसके बिल में आ गए हैं। अब आगे छोटा भालू, पीछे बड़ा भालू। हम बीच में फंस चुके थे। छोटा भालू अचानक झपटा। राकेश ने गोली चलाई, लेकिन फिर चूक गया। गोली दीवार में लगी। छोटा भालू और ज्यादा उग्र हो गया। तभी बड़ा भालू गुफा में घुसा। पत्थर टूटकर गिरने लगे। दादाजी चिल्लाए, तुम लोग अंदर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। राकेश बोला, नहीं, मैं भी साथ रहूंगा। दादाजी गरजे, अपनी माँ और गुड्डू को लेकर निकलो। भालू गुस्से में हम पर टूट पड़ा। उसने एक ही वार में दादाजी की बांह चीर दी। दादाजी दर्द से कराहे, लेकिन डंडा नहीं छोड़ा और पूरी ताकत से भालू की नाक पर मारा। भागो! माँ मुझे और दादी को लेकर गुफा के अंदर भागी। पीछे डंडा टूटने की आवाज आई और दादाजी की चीख। मैं खुद को रोक नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखा, भालू ने दादाजी की बांह मुंह में दबा ली थी। दादाजी! माँ चिल्लाई, पीछे मत देख, वापस गए तो सब मर जाएंगे। गुफा के अंदर सच में एक संकरा रास्ता था, जिससे एक एक करके ही निकला जा सकता था। मैं सबसे पहले बाहर निकला, फिर माँ, फिर दादी। जैसे ही राकेश बाहर निकलने वाला था, छोटे भालू ने झपट्टा मारा और उसकी बांह पकड़ ली। राकेश चिल्लाया, तुम लोग जाओ, मैं रोकता हूँ। हमने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी बड़ा भालू भी वहाँ आ गया। दोनों भालू अब राकेश को घेर चुके थे। राकेश ने हमारी तरफ देखा, उसके होंठ हिले जैसे वो कहना चाहता हो, जिंदा रहना, लेकिन उसकी आवाज भालू की दहाड़ में दब गई। और फिर कपड़े फटने की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गुफा का रास्ता बेलों से ढका हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी राकेश की आवाज सुनाई दे रही हो, और उस आदमखोर भालू की दहाड़ भी। हम भागते रहे, पता नहीं कितनी देर तक, जब तक कि कोई भी आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। तब जाकर हम जमीन पर गिर पड़े। माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होने लगी। हल्की रोशनी में हमें दूर से अपना गांव दिखाई दिया। दादाजी अब नहीं थे और भालू भी घायल था। दादाजी की बात याद आई, वो कुछ समय तक नहीं आएगा। दादी बोली, चलो पहले गांव चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। हम पहाड़ से नीचे उतरे। गांव का हाल देखकर दिल कांप उठा। चारों तरफ खून फैला हुआ था, टूटे हुए सामान पड़े थे। कई घरों से अभी भी धुआं उठ रहा था। श्यामलाल के घर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर खून सूख चुका था और जमीन पर भालू के बाल पड़े थे। मुझे लगा जैसे अभी भी राकेश की आवाज गूंज रही हो। गांव के मुखिया के घर की बंदूक आंगन में पड़ी थी, उसका बट टूटा हुआ था और वहीं पास में खून का बड़ा धब्बा था। यही वो जगह थी जहाँ उसे खाया गया था। माँ गाँव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास गए। वहाँ से उसने आधा बोरा सूखे शकरकंद निकाले। ये वही था जो पापा ने पहले छिपा कर रखा था, ताकि अकाल के बाद हम उसे खा सके। दादी बोली, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमें गांव में एक पत्थर बनाना होगा। उन सब लोगों के नाम लिखने होंगे जो इस भालू के कारण मारे गए। दादाजी की बात फिर याद आई, जब उसका पेट भर जाता है तो वो कुछ समय तक नहीं आता। माँ ने मुझे देखा और कहा, गुड्डू, हमें जीना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए भी जो नहीं बच पाए। मैं माँ की पीठ पर लेटा था, गाँव के बाहर खड़े उस पुराने पेड़ को देख रहा था। उस पेड़ की छाल उखड़ी हुई थी, टहनियाँ सूखी और नंगी थी, लेकिन उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी हरी कली निकल आई थी। तब मुझे समझ आया, अकाल एक दिन खत्म होगा और वो आदमखोर भालू भी एक दिन खत्म होगा। हम भी जिंदा रहेंगे, बिल्कुल उसी पेड़ की तरह जो इतनी मुसीबतों के बाद भी फिर से नई टहनियां उगा रहा।